Hi everyone. So we are starting the new batch for MA Economics Entrance 2025 के लिए. Okay. So it is basically a combined course. ठीक है. So whether you want to do self study, you want to join or join somewhere else, कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए. ठीक है. बिफोर स्टार्टिंग योर प्रेपरेशन, तो पहले मैं उनके बारे में आपको बता देता हूँ. ओके. सो वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज डीएससी, जेएनयू, आईजीआईडीआर, गोखले, ये सब अब सीयूईटी के अंडर है. ठीक है. सो जैसे कैट का एग्जाम होता है, कैट में आप कैट का एग्जाम देते हो, उससे आपको स्कोर मिलता है, आपको परसेंटाइल मिलती है, एंड देन यू अप्लाइड एट डिफरेंट कॉलेजेस. आप आईआईएम्स में अप्लाई करते हो, एंड इफ यू क्लियर दैट कट ऑफ, देन यू गेट द एडमिशन. तो सेम थिंग इज हियर. आप सीयूईटी का एग्जाम दोगे, उससे आपको स्कोर मिलेगा, एंड देन यू विल बी अप्लाइंग एट डीएससी, JNU, IGIDR, okay, GAIP, and there are many more institutes under CUET. Okay, separately there will be IIT JAM. ठीक है. सो IIT JAM का एग्जाम फैब में होता है, दैट्स व्हाई वी आर स्टार्टिंग अर्ली. ओके. CUET का एग्जाम मोस्ट प्रोबेबली विल बी इन मार्च ओनली, नेक्स्ट टाइम ऑल्सो. अभी मार्च में ही है, नेक्स्ट टाइम भी मार्च में ही होने के चांसेस हैं. ठीक है. सो this course is gonna be a combined course. Okay, this is gonna be a combined course. So understand this thing very carefully. See, ultimately जो सिलेबस होता है हर मास्टर्स का, दैट इज ऑलमोस्ट सेम. ओके, लेकिन इनका जो एंट्रेंस लेने का तरीका है वो अलग है. ठीक है. जो ओवरऑल कोर्स है फॉर एंट्रेंस, इट इज सेम, बट आप इसे दो तीन चीजों में डिवाइड कर सकते हो. कुछ एग्जाम्स हाईली टेक्निकल है, हाईली टेक्निकल, नॉट कंप्लीटली टेक्निकल. तो 75% क्वेश्चंस जो होंगे वो टेक्निकल होंगे. टेक्निकल मींस क्वेश्चन सॉल्व करने के होंगे. ओके. हियर यू नीड टू डू मोर प्रॉब्लम सॉल्विंग. ठीक है. सो आईआईटी जैम हो गया, आईआईटी गेट हो गया, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, इट्स अ हाईली टेक्निकल आस्क क्वेश्चंस आस्किंग ओके इंस्टीट्यूट. ठीक है. यहाँ पर आप कह सकते हो 90% क्वेश्चन टेक्निकल होंगे. आईआईएफटी हो गया, इसका एग्जाम टेक्निकल होता है. ठीक है. देन ऑन द अदर एंड यू हैव सम कॉलेजेस जिसके लिए आपको थ्योरेटिकल एग्जाम देना होगा. बेसिकली 75% से ज्यादा क्वेश्चंस वॉन्ट बी टेक्निकल, आपको ज्यादा सॉल्विंग करने का नहीं है. दे आर थ्योरी बेस्ड थिंग्स लाइक कि कौन से ईयर में कोई चीज हुई थी. ठीक है. या डायरेक्ट थियरी बेस्ड क्वेश्चंस. ओके. या कोई मॉडल के कंक्लूजन्स होंगे. तो दो काइंड ऑफ थिंग्स. ठीक है. तो सीयूईटी थोड़ा थियरेटिकल एंड पर चला गया. ठीक है. इट इज स्लाइटली बिकमिंग टेक्निकल ईयर आफ्टर ईयर. ओके. तो दिस टाइम क्योंकि अब आईजीआईडीआर भी सीयूईटी में है, जेएनयू भी है, दीज आर ऑल प्रीमियर इंस्टीट्यूट, सो इसका टेक्निकल होने के चांसेस ज्यादा है. ओके. तो इट विल बिकम टेक्निकल इन द कमिंग ईयर्स. ठीक है. सो ऑन द अदर एंड इज दिस सीयूईटी, ओके, विच इज गोना बी theoretical. Okay. JMI also, जामिया मिलिया इस्लामिया, theoretical. ठीक है. एंड देन सम इंस्टीट्यूट्स आर इन बिटवीन, कि 50-50 टाइप, कि कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस पूछेंगे, कुछ theoretical क्वेश्चंस पूछेंगे. तो दैट्स साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, ये बीच में आते हैं. ठीक है. तो ऐसे में आपको प्रिपेयर कैसे करना है. आप सिर्फ सीयूईटी के लिए प्रिपेयर नहीं कर सकते कि थिंकिंग लाइक कि मैं सिर्फ थियोरेटिकल चीजें पढ़ लेता हूँ, मेरी उसमें एक्सपर्टीज है, मुझे चीजें जल्दी याद हो जाती हैं. तो देन यू वॉन्ट बी एबल टू मेक इट, बिकॉज व्हाट अबाउट अदर 25-30% जो टेक्निकल क्वेश्चन होंगे. ठीक है. एंड सिमिलरली अगर आप सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग पर ध्यान दो, देन ऑल्सो यू वॉन्ट बी एबल टू मेक टू आईआईटी जैम, बिकॉज व्हाट अबाउट द अदर 25-30% ऑफ थियरी जो इसमें आ सकती है. ठीक है. सो ऑब्वियसली यू हैव टू टारगेट बोथ ऑफ देम. एक बैलेंस बनाकर चलना है आपको पूरे साल. ओके. जहां पर आप क्वेश्चंस भी सॉल्व करोगे, यू विल ऑल्सो बी रीडिंग बुक्स. ठीक है. एंड you will be solving assignments, you will be doing a lot of quizzes. Okay, so that's how this course is made. ठीक है. कि आप दोनों चीजों का बैलेंस लेकर के आप अपने अल्टीमेट गोल तक पहुंचो. ठीक है. सो नेक्स्ट प्रॉब्लम दैट स्टूडेंट्स फेस इज कि
समटाइम्स टीचर्स बीच में अज्यूम कर लेते हैं कि आपको बेसिक इकोनॉमिक्स पहले से आती है. सो विल बी स्टार्टिंग ईच टॉपिक फ्रॉम द बेसिक्स, ओके, विदाउट अज्यूमिंग कि आपको कुछ भी उस टॉपिक के बारे में पता है. ऑब्वियसली बेसिक मैथ्स की रिक्वायरमेंट रहेगी कि आपको 11th 12th की मैथमेटिक्स आती हो, ठीक है. बट इकोनॉमिक्स को लेकर के या किसी भी नए कॉन्सेप्ट को लेकर के इट विल नॉट बी अज्यूम्ड कि आपको वो टॉपिक का थोड़ा भी आइडिया है, ठीक है. सो इट विल बी डेवलप्ड फ्रॉम द वेरी बेसिक्स, ठीक है. देन इस कोर्स में हाउ विल योर वीक लुक लाइक उसकी बात करते हैं, ओके. सो देर विल बी क्लासेस फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, ठीक है. ऑल द लेक्चर्स विल बी लाइव. सो lectures will be from 6:30 to 8 p.m. in the evening होंगे, okay. And all lectures will be of approximately 1.5 hours, ठीक है. Obviously sometimes 5 minutes less, sometimes 5 minutes more, okay. So roughly 1.5 hours का एक lecture होगा, 5 lectures in a week. So जो भी concepts हम इस week में cover करेंगे, okay, based on that assignment will be released on Friday. Okay, so you can start attending the assignment, and on Sunday there will be a quiz too. ठीक है. तो असाइनमेंट और क्विज में डिफरेंस ये है कि असाइनमेंट आप अपने पेस पर धीरे धीरे कर सकते हो, ओके. लेकिन वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं है, राइट, क्योंकि एग्जाम तो टाइम बेस्ड है. तो क्विजेस कहो या ऑनलाइन टेस्ट कहो, तो दिस विल बी टाइम बाउंड टेस्ट, ठीक है. सो इनिशियली क्योंकि एक वीक के कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, तो लाइक 20 क्वेश्चंस का या 25 क्वेश्चंस का एक असाइनमेंट होगा, एक क्विज होगी, ठीक है. दैट विल बी ऑफ 1 hour, जो जिसमें आप टाइम बाउंड रह करके प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है. एंड देन नेक्स्ट वीक थर्सडे और फ्राइडे में दैट असाइनमेंट विल बी डिस्कस्ड, ओके. और जो क्विज के क्वेश्चंस हैं, जब वंस यू सबमिट द क्विज, वहीं पर उसके आंसर्स एंड मोस्ट प्रोबेबली सॉल्यूशंस विल बी अवेलेबल, ठीक है. तो आपके जो क्विज का पोर्टल होगा, आप वहीं पर अपना सॉल्यूशन देख सकते हो, और लेकिन आफ्टर अटेम्प्टिंग, नॉट बिफोर दैट, ओके. एंड व्हाट अबाउट डिस्कशन? सो देयर विल बी अ व्हाट्सएप ग्रुप, आप वहां पर डिस्कशन कर सकते हो, बिकॉज लेक्चर्स के अलावा यू ऑल्सो नीड कि आप डिस्कस कर पाओ चीजें विद योर पीयर्स, ठीक है, हाउ दे आर डूइंग. एंड क्योंकि आप जब डिस्कस करोगे दूसरों के साथ, तो आपको और अप्रोचेस पता चलती हैं, ठीक है. तो देयर विल बी अ व्हाट्सएप ग्रुप फॉर दैट. एंड इन ईच लाइव लेक्चर आपको प्रीवियस क्लास में कोई भी डाउट है, आप डायरेक्टली लाइव लेक्चर में मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो, और यू कैन मैसेज मी ऑल्सो, ठीक है. एंड व्हाट्सएप ग्रुप तो हमेशा अवेलेबल रहेगा ही, ठीक है. एंड हाउ विल यू मेंटेन अकाउंटेबिलिटी? कि सो व्हाट विल डू इज, फ्राइडे को असाइनमेंट रिलीज होगा, ठीक है. एंड बाय नेक्स्ट फ्राइडे, फ्राइडे की क्लास से पहले यू हैव टू सबमिट दैट असाइनमेंट, ठीक है. सो दैट यू रिमेन अकाउंटेबल, बिकॉज ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स व्हाट हैज बीन ऑब्जर्व्ड इज कि स्टूडेंट्स जो है अपना कोर्स मटेरियल पाइल अप करते चले जाते हैं. तो मे बी लेक्चर्स पेंडिंग है, या फिर असाइनमेंट्स, कोर्स का एंड होने वाला और असाइनमेंट्स अभी तक सबमिट नहीं किया, अटेम्प्ट ही नहीं किए. सो फॉर अकाउंटेबिलिटी, आप हर वीक अपना असाइनमेंट कंप्लीट करके यू कैन सबमिट इट, ठीक है. इट इज नॉट समथिंग दैट विल बी मार्क्ड, ये आपकी अकाउंटेबिलिटी के लिए, ताकि आप कोर्स के साथ बने रहो, ओके. एंड कोर्स मटेरियल टाइमली खत्म कर पाओ, ठीक है. एंड इसके अलावा विल बी अनाउंसिंग द टेस्ट टॉपर्स, ताकि आपकी मोटिवेशन बनी रहे, ओके. सो व्हाट्सएप पर का यूज क्या होगा? एक तो ऑब्वियसली आप असाइनमेंट्स के क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप वहां डिस्कस कर सकते हो, ठीक है, ताकि आप सबमिट करने से पहले आपको मोस्ट ऑफ द चीजें पहले से क्लियर हो, ओके. एंड लाइव लेक्चर्स के जो लिंक्स होंगे, रेगुलर लेक्चर्स, वो यहाँ पर शेयर होंगे. एंड जो भी एग्जाम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, फॉर्म्स है, ओके, या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है, ओके, सो टिप्स है, ऑल दोज थिंग्स विल बी डिस्कस्ड, ऑल दोज थिंग्स विल बी फॉरवर्डेड ऑन व्हाट्सएप, okay. And anytime you can directly message me for any kind of guidance that you need. We can set up some time, we can have a call, okay. So all those things are available, ठीक है. तो जो आपकी मेन सब्जेक्ट्स हैं, दैट आर माइक्रो इकोनॉमिक्स, गेम थ्योरी, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ओके. मैक्रो में डेवलपमेंट है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स है, एंड देन इकोनॉमेट्री. सो दैट इज हाउ दिस कोर्स विल बी फॉलोइंग दिस, ठीक है. विल बी स्टार्टिंग विद माइक्रो एंड गेम थ्योरी, देन विल मूव टू मैथमेटिक्स, ठीक है. सो इन दोनों सब्जेक्ट्स पर हम सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करने वाले. वाई? बिकॉज
मोस्टली हर एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस माइक्रो और मैथमेटिक्स के होते हैं, सो विल बी स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम विद इट। ठीक है, देन विल मूव टू स्टैटिस्टिक्स, ओके, एंड देन मैक्रो इकोनॉमिक्स, ओके। एंड जो इंडियन इकोनॉमिक्स है, सो वी नो कि इट इज अ प्योरली अ थेरेटिकल थिंग, तो यहाँ लेक्चर्स का ज्यादा सेंस नहीं है, तो विल बी स्ट्रेसिंग मोर ऑन नोट्स, क्विजेस, ओके। तो इस पर ज्यादा फोकस रहेगा हमारे थ्रू नोट्स, एंड इस बिगिनिंग से ही आई विल बी गाइडिंग यू कि आपको इंडियन इकोनॉमिक्स कैसे कवर करनी है। ठीक है, सो देर विल बी लाइव लेक्चर्स फॉर ऑल दीज सब मेन सब्जेक्ट्स, कोर सब्जेक्ट्स के लिए, ओके। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, सी जो लेक्चर्स होंगे उसमें नोट्स आप खुद बनाओगे, एंड एडिशनली जो भी थ्योरी बेस्ड थिंग्स है, ठीक है, जिसके मैं लेक्चर्स लूंगा, विल बी कवरिंग बोथ टेक्निकल एस्पेक्ट, ये जो कोर्स है बैलेंस्ड है, ठीक है, विल बी कवरिंग टेक्निकल एस्पेक्ट्स एज वेल एज थेरेटिकल एस्पेक्ट्स, ओके। सो आप अपने नोट्स जो क्लास में वो खुद बनाओगे, बट जो थेरेटिकल चीजें होंगी उसके नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, एंड विल बी डिस्कसिंग दैट थेरेटिकल लेक्चर, ओके। वो जो नोट्स है उसके हम सेपरेट लेक्चर्स होंगे, टॉपिक वाइज चलेंगे चीजें, तो लाइक इनिशियली विल हैव सम टेक्निकल लेक्चर्स ऑन कंज्यूमर थ्योरी, एंड देन सम theoretical lectures on consumer theory, ओके। तो इस तरीके से चीजें चलेंगी, इट फॉर ऑल टॉपिक्स, ठीक है, सो दैट आप आईआईटी जैम की भी तैयारी कर पाओ, आप सीयूईटी की भी तैयारी कर पाओ, ओके। सो दैट्स हाउ दिस कोर्स विल गो ऑन, ठीक है। So we'll be starting with microeconomics. Okay. See, जो चीज आपको अभी से याद रखनी है, दिस इज नॉट क्लास 12th और योर अंडर ग्रेड जहां पर आपको पहले से पता है कि कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं या किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू डेवलप थिंकिंग पावर, ओके। यू नीड टू इंक्रीज योर अंडरस्टैंडिंग, सो दैट इफ यू फेस सम न्यू क्वेश्चंस तो वो आप अटेम्प्ट कर पाओ, यू आर एबल टू सॉल्व दैट, ओके। और वो तभी हो पाएगा व्हेन यू हैव डन दैट थिंग इन योर प्रेपरेशन टाइम, ठीक है। ऑब्वियसली असाइनमेंट में देयर विल बी सम न्यू क्वेश्चंस, ओके। तो आपको वो हैबिट मेंटेन करनी है, ठीक है, कि जो व्हेन यू ड्यूरिंग योर प्रेपरेशन टाइम अगर आप अपनी थिंकिंग पर ध्यान दोगे, हाउ टू थिंक अबाउट अ न्यू क्वेश्चन, तभी आप एग्जाम में भी कर पाओगे, ओके। अगर आपकी पढ़ाई का तरीका सेम रहा कि आपने एनसीईआरटी के अपने एक्सरसाइज 1 से लेकर के मिसलेनियस तक के क्वेश्चंस कर लिए और एग्जाम में भी वही आया आ गया तो आपको अच्छे मार्क्स मिल गए, यहाँ पर ऐसा नहीं हो पाएगा, ठीक है। ऑब्वियसली ये एंट्रेंस एग्जाम है, आपके साथ 3000 लोग, 4000 लोग और वो एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली दे कैन नॉट आस्क यू क्वेश्चन जो पहले से कहीं बुक में गिवन है, उनके सॉल्यूशंस अवेलेबल है, तो ऑब्वियसली दे बी टेस्टिंग यू ऑन न्यू क्वेश्चंस, ओके। तो आपको यहाँ पर प्रेपरेशन के टाइम पर वो हैबिट मेंटेन करनी है, ठीक है, सो दैट एग्जाम टाइम पर भी आप उसे अप्लाई कर पाओ, ओके। अचानक से एग्जाम में आपको नए क्वेश्चंस करना नहीं आ जाएगा, ओके। सो दैट इज व्हाट विल बी डूइंग इन दिस होल कोर्स। आई विल बी ट्राइंग कि आपकी इंट्यूशन डेवलप हो, ठीक है, यू शुड बी एबल टू थिंक, ठीक है, दैट विल बी माई मिशन थ्रू आउट दिस कोर्स, ओके। तो फर्स्ट टॉपिक इन माइक्रो इकोनॉमिक्स विल बी कंज्यूमर थ्योरी, ठीक है। सो अगेन आई विल नॉट बी अज्यूमिंग कि सबको पता है, इवन द वर्ड कंज्यूमर भी किसी को पता है। तो कंज्यूमर इज बेसिकली बायर एंड कंज्यूमर ऑफ गुड्स, बायर एंड कंज्यूमर ऑफ गुड्स, ऑफ कमोडिटीज, ठीक है। सो वी हैव some products available, this consumer buys that, ठीक है, and he does that to get satisfaction, okay। consumer buys और consume the commodities, products को, services को वो consume करता है to get satisfaction, and in economics we use the term utility for this satisfaction, okay। He consumes and gets utility, ठीक है, basic stuff, okay, just for introduction। एंड whoever has studied this कंज्यूमर थ्योरी माइक्रो इकोनॉमिक्स अगर आपने पहले से पढ़ी है, ठीक है, मैं उनके लिए बता दूं कि हमारा मेन पर्पस यहाँ पर क्या रहेगा। वी नीड टू फोकस ऑन हाउ टू ड्रॉ इन डिफरेंस कर्व्स,
ओके, जिसने नहीं पढ़ा डोंट वरी, मैं इसे इंट्रोड्यूस करूंगा। बट आपको पता होना चाहिए कि ये हम मेनली किस चीज पर फोकस करने वाले हैं। So based on this utility, we have some utility functions. So we'll be doing basic utility function. Okay, this will move to minimum function. Again, जिसको नहीं पता, don't worry about that. मैं इसे completely introduce करने वाला हूँ. Okay, we'll move towards some complicated functions like this. तो यहाँ पर आप बेसिकली इन दोनों को कंबाइन कर रहे हो, फर्स्ट टू को। ठीक है, देन विल मूव टू even more complicated things like max of minimum of x comma 2y, minimum of 2x comma y, okay, things like this. So this is not something कि जो मैं कूल बनने के लिए या फिर आपको चीजों को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिखाने के लिए कर रहा हूँ। दिस हैज बीन आस्क्ड इन DSC 2019 पेपर। ओके, so we need to do this. We'll move to Cobb Douglas utility function कहते हैं इसे। ओके, then we'll move towards x plus 2 root y. Okay, keep on noting this stuff. एक एक करके हम ये सब खत्म करेंगे, एंड बाय द एंड ऑफ नॉट टुडेज बट टुमारोज क्लास आपको ये सब करना आ जाएगा। ठीक है, देन विल टॉक अबाउट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये एक कॉनकेव आईसी है, तो विल बी टॉकिंग अबाउट कॉन्वेक्स आईसीज, कॉनकेव आईसीज। अगेन डोंट वरी, आई विल बी इंट्रोड्यूसिंग दीज टर्म्स। ओके, विल टॉक अबाउट रूट एक्स प्लस रूट वाई, ये सब जरूरी है समझना। एंड विल टॉक अबाउट लेक्सिकोग्राफिक प्रेफरेंसेस। लेक्सिकोग्राफिक प्रेफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये। ओके, एंड ये लास्ट रहेगा, यहाँ हम फिनिश करेंगे इसे। मिनिमम ऑफ एक्स प्लस वाई कॉमा 2 रूट XY। ओके, सो दीज आर सम फंक्शंस जिनको प्लॉट कैसे करना आई विल बी टीचिंग। ठीक है, जस्ट नोट दिस स्टफ डाउन एंड मेक मी अकाउंटेबल कि हम ये सारे के सारे फंक्शंस कंप्लीट करें और आपको कंप्लीटली समझ भी आए। ठीक है, सिर्फ मेरे करने से बात नहीं बनेगी, आपको समझ भी आना चाहिए, दैट्स द पर्पस। यहाँ जो आपको ये एक्स और वाई नजर आ रहे हैं, इनके बारे में आपको बताना शुरू करता हूँ। देखिए, सी, अंडर कंज्यूमर थियरी द फर्स्ट थिंग इज कमोडिटी स्पेस। ओके लिए, ओके, एंड फॉर दिस वील यूज द सिंबल कैपिटल एक्स। ठीक है, for this we'll use the symbol capital X. See, initially we'll take two commodity case, two commodities into consideration, and we'll call them X and Y. ठीक है, आपके पास दो कमोडिटीज हैं, यहाँ पर दो प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पर X and Y, जहां पर दिस symbol X will represent quantity of first commodity यानी कि X, and Y will represent quantity of second commodity. Okay, Y is second commodity. So quantity, we obviously know कि it cannot be negative. So we need to know three things here. I hope आपको ये तो पता होगा। R is the symbol for real numbers. Okay, basically any number between minus infinity and infinity is a real number. Okay, but if I want
ओनली नॉन नेगेटिव नंबर्स, ओके। तो उसके लिए वी यूज दिस सिंबल आर प्लस। दिस इज फॉर दिस सेट, जीरो से लेकर के इंफिनिटी तक इंक्लूडिंग जीरो। बेसिकली दिस इज नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, ठीक है। एंड देन वी हैव आर प्लस प्लस, ओके। यहां हम बात कर रहे हैं स्ट्रिक्टली पॉजिटिव की, ओके। बेसिकली ये है मोर देन इक्वल टू जीरो वाले नंबर्स, एंड दिस इज फॉर स्ट्रिक्टली मोर देन जीरो नंबर्स, ओके। दिस इज स्ट्रिक्टली पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है। नाउ कैन यू टेल मी, ये जो एक्स है, ये जो वाई है, ये किस कैटेगरी में आएगा? आर में आएगा, आर प्लस में आएगा, या आर प्लस प्लस में आएगा? व्हाट डू यू थिंक? ये एक्स और वाई किस कैटेगरी में आने चाहिए? आर, आर प्लस या आर प्लस प्लस? सी, जो क्वांटिटी है इट कैन बी जीरो और इट कैन बी पॉजिटिव, ऑब्वियसली इट कैन नॉट बी नेगेटिव, राइट? सो दिस विल फॉल अंडर आर प्लस category, okay? So x will belong to r plus, या basically you can say x is more than equal to zero, okay? And ये जो मैंने यहाँ सिंबल यूज किया है, दिस इज कॉल्ड belongs to, ठीक है। तो x belongs to r plus set. Similarly y also belongs to r plus, okay, because quantity cannot be negative, it can be zero or it can be positive, ठीक है। quantity cannot be negative, ठीक है। तो कमिंग बैक टू आर कमोडिटी स्पेस, अगर मैं दो, एक बार में दो कमोडिटीज को कंसिडर कर रहा हूं विच आर एक्स एंड वाई। सो हेयर आई हैव एक्स, क्वांटिटी ऑफ एक्स एक्स एक्सिस पर है, क्वांटिटी ऑफ वाई इज ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। यहां पर कोई भी ये जो पॉइंट्स हैं दे आर ऑल ऑफ दिस फॉर्म एक्स कॉमा वाई, ओके। सो जो दिस होल थिंग, जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन है एक्स और वाई के, ओके, दिस इज माई कमोडिटी स्पेस, दिस इज माई एक्स, इसे हम कहते हैं कमोडिटी स्पेस, ओके। तो ये जो एक्स है जिसके अंदर ये एक्स भी है ये वाई भी है, ठीक है। सिंस क्वांटिटी कैन नॉट बी नेगेटिव, इट इज एन आर प्लस, लेकिन यहां पर दो डायमेंशन है, ठीक है, लेंथ एंड ब्रेड्थ। वी हैव दिस एक्स एक्सिस, वी हैव दिस वाई एक्सिस, वी हैव टू डायमेंशन। सो दिस इज आर टू प्लस, ओके। क्योंकि दो कमोडिटीज हैं तो आर टू प्लस, एंड one dimension comes from here, second dimension comes from here, and all these combinations of x and y will give you the commodity space, ठीक है। दोनों commodities का ये space है। तो one of the combinations is this, let's say यहाँ x1 है, this is y1, then x1 comma y1 is in commodity space, is it fine? This is for two commodities, but suppose अगर आपके पास थ्री commodities होते, the next would have been, आपका commodity space होता R3 plus में, then you would have got three dimensions, right? So in that case it will look like this. If you want to make it, then it looks like this. तो suppose इस बार आपके पास three commodities हैं x, y and z. Let's say x is here, y is here, z is here, okay? So let's say this point is x1, this point is y1, and this point is z1.
तो ये 3D फिगर में ये जो हवा में ये पॉइंट है, दिस इज x1 कॉमा y1 कॉमा z1। ठीक है। सो दिस इज योर commodity space for three commodities. Is it fine? Then we have consumption set. Commodity space के अंदर what you can actually consume. ठीक है, given the conditions आप actually क्या consume कर सकते हो, that is consumption set. Okay, let's talk about this. Consumption set is a subset, एक छोटा part है of commodity space. Okay, consumption set is a small part of commodity space. Okay, so it will give you all the consumption bundles. See, this XY point, yeah, here, this X1, Y1, Z1 point, or any other point here, any other point here, or here, all these are called consumption bundles. Okay? The combinations of X and Y, these are called consumption bundles. So, consumption bundles that consumer can consume given some constraints. Okay, so there may be some constraints, ठीक है, so which will restrict the consumption set. Okay, so that constraint can be of any form. So things like, see, this whole thing is the commodity space. Okay, but can you consume a point here? Maybe not, because आपके पास हो सकता है उतनी income ही ना हो. So there can be a constraint in the form of income. ठीक है, let's say this point represents 5 units of good X, commodity X, and 10 units of commodity Y. तो हो सकता है आपके पास इनकम ही ना हो कि आप यहां तक पहुंच पाओ. ओके, सो कंजम्पशन ये आपके कंजम्पशन सेट का पार्ट नहीं होगा. ठीक है, या तो कंजम्पशन सेट कैन बी अ लाइन, इट कैन बी अ कर्व, और इट कैन बी एन एरिया, इट कैन बी एनीथिंग. तो अब हम उसके बारे में बात करने वाले. ओके, so there can be some constraints. So I'll give you a few cases, फिर उसके बाद आप समझ जाओगे आप कंजम्पशन सेट है क्या. ठीक है, so X is, let's say, quantity of food, and Y is leisure hours. ठीक है, X is quantity of food, Y is leisure hours. ओके, आपका खाली समय, फ्री टाइम. सो वी नीड टू टॉक अबाउट कंजम्पशन सेट. लेट्स से कंस्ट्रेंट है या कंडीशन है, देयर इज अ कंडीशन दैट leisure hours cannot be more than 24 hours. Basically, it is less than 24 hours. It is less than 24. ये आपके पास कंडीशन गिवन है. Then what will be the consumption set? ठीक है, there is condition on leisure hours, there is no condition on food. So how will your consumption set look like? That is the question. Here we have X, यानी कि food. On the y-axis, you have leisure hours. That is Y. Okay. There is condition only on leisure hours, no condition on food. Initially, this whole thing is the commodity space. ठीक है, and after that there is a condition कि leisure hours have to be less than or equal to 24. Okay, so after using this condition, let's say 24 is here, then
यहां तक की रेस्ट्रिक्शन है. Anything on the y-axis increases in this direction. Okay, तो less than 24 हुआ यहाँ पर. So effectively your consumption set is below 24. ठीक है. Notice that there is no condition on food. फूड के ऊपर कोई भी कंडीशन नहीं है, वो कितना भी हो सकता है. लेकिन y एक्सिस पर कंडीशन है, इट कैन नॉट बी मोर देन 24. तो effectively this is your consumption set. Out of this whole commodity space, this is the thing, these are the combinations that you can actually consume. ठीक है. So that's the difference between commodity space and consumption set. Is it fine? Okay, so let's do a few more examples, and while we do that you'll be able to understand a few more terms as well. Okay, again same things, you have some commodity x, you have some commodity y. Okay, and then you have this condition. Condition is that x is perfectly divisible, but y is available only in non-negative integer amounts. Y is available only in non-negative integer amounts. ठीक है. So this time there is a condition on x, not on y. Okay. Condition is on x. Okay. There is no kind of condition on both. Okay. Let's understand this. So first term here is perfectly divisible. इसका क्या मतलब है? Perfectly divisible means so fractions be possible. So things like 1.8 of this is allowed, 0.5 this is allowed, 0.005 this is allowed, 23 by 8, all these kind of things are available, are possible. This is called perfectly divisible. Basically it means कि x can be more than equal to 0, it can be any non-negative real number. ठीक है. That is perfectly divisible. What about y? Y जो है वो है नॉन नेगेटिव इंटीजर अमाउंट्स में, विच मीन्स इट बिलोंग्स टू दिस सेट. इट कैन बी 0 और 1 और 2 और 3 एंड सो ऑन. ओके. यहाँ फ्रैक्शंस पॉइंट्स में चीजें अलाउड नहीं. ठीक है. 1.5, 1.8, 22/7, ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर नॉट अलाउड फॉर y. ठीक है. y इज अवेलेबल ओनली इन इंटीजर अमाउंट्स. x कैन बी एनी नॉन नेगेटिव रियल नंबर. ओके. सो नाउ आप भी मेरे साथ ट्राई कर सकते हो that how will your consumption set look like. So here we have x, here we have y. X can be any real number. उसमें कोई issue नहीं है. But y is available only in integer amount. So it can be 0. 0 is here. Let's say 1 is here. 2 is here. 3 is here. 4 is here and so on. तो क्योंकि 0 allowed है. So this is part of consumption set. कैसे? See, on this line, y is 0 and x can be any positive real number. Next, y is 1, but x can be any positive real number. Third line, x यहाँ पर y2 है, but x can be any positive real number. Y is 3, x can be any positive real number. Y is 4, x can be any positive real number and so on. ठीक है. So all these horizontal lines are part of consumption set. Okay. All these horizontal lines are part of consumption set. Is that fine?
Okay, in the chat box there is a doubt regarding this term divisible. Okay, let me explain you. Economics related term है ये. Okay, परफेक्टली डिविजिबल मीन्स कि आप उसे कितना भी डिवाइड फर्दर कर सकते हो. ओके, ये डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड वर्ड. ठीक है, दिस इज नॉट वो मैथमेटिक्स का डिविजिबल टर्म नहीं है ये कि अ, कि 5, मतलब कंप्लीट नंबर्स की बात नहीं हो रही है. होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स को वहां बोल देते हैं कि हाँ वो डिविजिबल है. ठीक है, या क्या 8 2 से डिविजिबल है तो हाँ वो है. ये उस मैथमेटिक्स की बात नहीं हो रही है. हेयर डिविजिबल मीन्स आप उसे कितना भी फर्दर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो. ओके, इफ यू हैव 1 यूनिट, आप इसे 100 लोगों में डिवाइड, इसे आप इसे 100 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो. सो दैट्स परफेक्टली डिविजिबल. ठीक है, एंड देन द अदर टर्म इज इन डिविजिबल. इकोनॉमिक्स के टर्म की तरफ देखना इसे, नॉट मैथमेटिक्स टर्म. इनडिविजिबल हो गया ये जो इंटीजर अमाउंट्स है, इन्हें हम कहते हैं इकोनॉमिक्स में इनडिविजिबल. एंड दिस, कोई भी फ्रैक्शन कोई भी पॉइंट में अवेलेबल है तो दैट्स डिविजिबल. इज इट फाइन? या रैशनल irrational numbers all, because real number is a bigger set. Okay, here we have real numbers जो कि x है, and in that we have rational as well as irrational numbers. So the real number is a bigger set. Okay, so it doesn't matter कि आप यहाँ पर क्या क्या ले रहे हो. यहाँ पर कहीं बीच में पाई भी आ जाएगा, 22/7. Okay, so everything is allowed, all the real numbers. Is it fine? All right. Okay, third, let's say x is quantity of white bread. Okay, y is quantity of brown bread. X is white bread, y is brown bread. Okay, and the condition is, आपके पास कंडीशन है दैट कंज्यूमर requires a minimum of 4 slices of bread to survive. ठीक है, कंज्यूमर requires 4 slices of bread to survive. ठीक है. ओके, बिफोर दिस मैं एक बार आपको लास्ट पार्ट फिर से बता दूं. सी, x कैन बी एनी रियल नंबर. सी, x कैन बी एनी रियल नंबर. ओके, पूरी हॉरिजॉन्टल लाइन. y कैन बी ओनली इंटीजर्स. सो नोटिस दैट y सिर्फ हमने इंटीजर्स लिए, एंड देन वी हैव कंबाइंड बोथ. ओके, सो दिस हॉरिजॉन्टल लाइंस, दिस हॉरिजॉन्टल लाइन इज रिप्रेजेंटिंग कि y 4 है, एक इंटीजर है, एंड x here कैन बी एनी रियल नंबर. ठीक है, x here इज मोर देन इक्वल टू 0, y here इज 4. ठीक है, यही क्या बता रहा है, एक्स कैन बी एनीथिंग मोर देन इक्वल टू 0 बट वाई इज 3. ये क्या बता रहा है, एक्स इज मोर देन इक्वल टू 0 बट वाई इज 2. सो दैट्स हाउ इट गोस. ठीक है, एक्स इज एक्स इज परफेक्टली डिविजिबल बट वाई इज इन डिविजिबल, या फिर कहे कि इंटीजर अमाउंट्स में. इज इट फाइन? ओके, व्हाट आई वांट इज कि ये वाला आप ट्राई करो. दिस इज अ बिट सिंपल एंड आई होप आप कर पाओगे. कंडीशन ध्यान में रखना, वी नीड अ मिनिमम ऑफ 4 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड टू सर्वाइव. तो ऐसे में ये कंज्यूमर कितना कंज्यूम करेगा, कहाँ कहाँ कंज्यूम कर सकता है. ओके, ऑन द एक्स एक्सेस वी हैव व्हाइट ब्रेड, यानी कि एक्स. ऑन द वाई एक्सेस वी हैव ब्राउन ब्रेड.
यानी कि y. This consumer needs at least 4 breads. चलो मैं आपको कंडीशन को मैथमेटिकली एक बार लिखकर बता देता हूँ ये क्या कहना चाह रहा है. अंडरस्टैंड दिस. हमें क्या चाहिए? वी नीड कंजम्पशन सेट. ओके. वी नीड दिस कंजम्पशन सेट. वी नीड ऑल द कॉम्बिनेशंस ऑफ एक्स एंड वाई. हमें चाहिए ऑल द कॉम्बिनेशंस ऑफ एक्स एंड वाई सच दैट यहां पर लिखा हुआ है एटलीस्ट 4 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड. इट इज नॉट टोल्ड कि व्हाइट की 4 चाहिए या ब्राउन की 4 चाहिए. ओके, एनी एनी ऑफ देम. ओके. सच दैट the total number of breads that this consumer is consuming, it has to be more than or equal to 4. ठीक है, इसे रीड कैसे करते हैं? All x comma y combinations, all x y combinations. This symbol here means such that, okay, such that total number of breads is at least 4, जो कि हमारी कंडीशन है. ओके. ऑल white bread, brown bread combinations such that टोटल जो है आपका एटलीस्ट 4 होगा. तो व्हाट आई कैन डू इज पहले मैं इक्वल के लिए ड्रॉ कर लेता हूँ. तो लेट्स से 4 इज हियर. 4 नंबर ऑफ व्हाइट ब्रेड हेयर. 4 ब्राउन ब्रेड्स हेयर. इफ आई join this line, join these 2 points, this is giving me x plus y exactly equal to 4. Okay, but I want at least 4. So anything above that will satisfy that. So this is the consumption set जो मुझे क्या बता रहा है? This highlighted region is giving me x plus y more than equal to 4. दोनों ब्रेड्स मिला करके एटलीस्ट 4 चाहिए. ठीक है. सो दैट्स हाउ इट इज इट फाइन? Okay, so x is again food, y is again free time, leisure hours. Okay, now understand this condition. uh, Obviously we are talking about a day, so it is obvious कि total number of hours available is 24. ठीक है, total time available is 24. T is total time. ठीक है. Now the condition is one, any person cannot work for more than 16 hours in a day. Okay, anyone cannot work for more than 16 hours. So using this, give me the consumption set. Nobody can work more than 24 hours, more than 16 hours. Then what will be the consumption set? Try this. Okay, let's understand this. See, जो leisure hours है and working hours, you can either have a free time or you can work, right? So leisure hours plus working hours equal to 24. आपके पास total time available है 24. Okay, and you cannot work for more than 16 hours.
ठीक है। तो अगर मैं, इफ आई कीप maximum working hours here in place of working hours, if I keep 16, then I will get minimum value of leisure hours, right? अगर वरी से आप मैक्सिमम कर दो तो ऑब्वियसली दिस विल बी मिनिमम। इससे अगर आप मिनिमम रखो, इसको ये आपका मैक्सिमम मिल जाएगा एंड सो ऑन, ओके, या इसको आप मैक्सिमम रखोगे तो ये मिनिमम हो जाएगा, राइट? तो दैट्स बेसिक मैथ्स। ठीक है। तो अगर इफ इन प्लेस ऑफ वर्किंग आवर्स आई कीप द मैक्सिमम, देन दिस विल गिव मी minimum leisure hours. Okay, so this means minimum leisure hours will be 8. This is your minimum. Why we need this? Because हमारे पास एक्सेस पर फूड एंड leisure hours है। Okay, on the y axis we do not have working hours, we have leisure hours। ठीक है, तो minimum leisure hours is 8। Maximum leisure hours now can be, तो अगर मैं अब वर्किंग आवर्स का मिनिमम रख दूं, देन दैट विल गिव मी मैक्सिमम लेजर आवर्स। तो मिनिमम वर्किंग आवर्स कितने होंगे, मत काम करो, उसके ऊपर तो कोई कंडीशन ही नहीं है। तो इफ आई कीप दिस टू बी जीरो, देन आई गॉट दिस मैक्सिमम लेजर आवर्स। ओके, सो लेजर आवर्स विल लाई बिटवीन, लेजर आवर्स लाई बिटवीन 8 and 24। मिनिमम लेजर आवर्स 8 निकाल लिए हमने, मैक्सिमम लेजर आवर्स 24 निकाल लिए हमने। सो एंड फूड के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। सो बट लेजर आवर्स हैव टू बी बिटवीन 8 and 24। 8 and 24, 8 लेजर आवर्स के लिए, 24 लेजर आवर्स के लिए, एंड फूड कैन बी एनीथिंग। सो दिस इज योर, this shaded region is your consumption set. Leisure hours will lie between 8 and 24. So there is some confusion. Let me clear that. Question ध्यान से देखो. It talks about कि working hours have to be less than equal to 16. Okay. But y-axis पर क्या है? Leisure hours. Okay. तो आपको वर्किंग आवर्स से पहुंचना पड़ेगा लेजर आवर्स तक। दैट इज योर वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट। आपका वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट लेजर आवर्स है, ना कि वर्किंग आवर्स। इन्होंने आपको मैक्सिमम अमाउंट दे दिया है वर्किंग आवर्स का, उसका यूज करके यू विल गेट मिनिमम अमाउंट ऑफ लेजर आवर्स, जिससे आपको मिला 8। वी आर इंटरेस्टेड इन लेजर आवर्स, नॉट वर्किंग आवर्स। ठीक है। एंड देन आई ऑल्सो नीड की मैक्सिमम कितना हो सकता है लेजर आवर्स। तो मैक्सिमम कैसे मिलेगा, अगर आप इस टर्म को मिनिमम कर दो, देन दैट विल गिव यू मैक्सिमम ऑफ लेजर आवर्स। तो वर्किंग आवर्स के ऊपर कोई कंडीशन, अपर लिमिट है, लोअर लिमिट नहीं। एंड नंबर ऑफ आवर्स नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो मिनिमम वैल्यू वर्किंग आवर्स की हो गई 0, यूजिंग विच यू विल गेट मैक्सिमम आवर्स ऑफ leisure। Okay, so which is 24। That's why minimum labor leisure hours is 8, maximum is 24, which is shown here। There is no need of drawing this 16। Okay, उसका कोई यूज नहीं। Is it fine now? Variable of interest is leisure hours। Great। So we are done with commodity space। Let me quickly summarize। This is your commodity space। After that, if there are some restrictions, ठीक है, the which are maybe something is not feasible for you, maybe there is some condition, there is some constraint, okay, then there can be a subset of this commodity space that will give you consumption set। ठीक है, तो consumption set is a subset of commodity space। okay, छोटा set होगा consumption set as compared to commodity space। okay, now let's move to utility function।
जो मैंने आपको 10 यूटिलिटी फंक्शंस दिखाए थे. ओके, let's start understanding them and draw them one by one. Okay, as I told you, the word utility means satisfaction. ठीक है. तो we'll be measuring utility. Okay, we'll be providing some numbers to it कि आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है. ऑल्दो इट इज अ फीलिंग, बट अगर आपको मॉडल क्रिएट करना है देन वी हैव टू मेजर दिस. तो यूटिलिटी फंक्शन इज अ वे ऑफ मेजरिंग सेटिस्फेक्शन और यूटिलिटी. ठीक है. यूटिलिटी फंक्शन जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे यू एक्स वाई से. जैसे आप कोई भी मैथमेटिकल फंक्शन रिप्रेजेंट करते हो एफ एक्स से, और अगर दो वेरिएबल्स हुए तो एफ एक्स वाई से. तो फॉर यूटिलिटी वी यूज द सिंबल यू. So this utility depends upon the quantity of x and y commodities. Okay, a utility function uxy assigns a numerical value to element each element in commodity space to each element in commodity space x. तो वी नो कि commodity space के अंदर सारे combinations हैं of x and y, right? And it looks like this. Here we have x, here we have y. Okay, let's say this point is 2, this point is 1, so this is 2, 1. ये वन ऑफ द कॉम्बिनेशन है कमोडिटी स्पेस में. ठीक है. देन वी नीड अनदर वेरिएबल विच इज यूटिलिटी, विच इज यूटिलिटी. ठीक है. यूटिलिटी के ऊपर कोई कंस्ट्रेंट नहीं है. इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव. ठीक है. ऑब्वियसली कभी कभी आपको नेगेटिव सेटिस्फेक्शन भी मिलता है. तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्मोक नहीं करते, कोई और स्मोक कर रहा है, देन अगर आप वहां प्रेजेंट हो, देन इट विल गिव यू नेगेटिव लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. ओके. सो इट कैन बी जीरो, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी 1, 2, 3 एंड सो ऑन. ओके. तो सपोज आपका जो यूटिलिटी फंक्शन है, इट इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई. ठीक है. आपने एक पॉइंट उठाया कॉमोडिटी स्पेस से, एंड देन दिस फंक्शन यूटिलिटी फंक्शन विल असाइन अ वैल्यू. तो यहां पर 2 विच इज एक्स प्लस 1 विच इज वाई, इट विल गिव यू यूटिलिटी लेवल ऑफ 3. तो ये पॉइंट ये यूटिलिटी फंक्शन लेकर जाएगा 3 पर. ओके. तो यूटिलिटी फंक्शन असाइंस अ न्यूमेरिकल वैल्यू. उसने 3 न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन करी है टू दिस एलिमेंट 2, 1. ओके, लेट्स कॉल इट पॉइंट ए. तो इस एलिमेंट ए को असाइन की गई है वैल्यू 3. सो दैट्स हाउ यूटिलिटी फंक्शन वर्क्स. ठीक है. तो यूटिलिटी फंक्शन, इट इज अ फंक्शन फ्रॉम कमोडिटी स्पेस. इसका जो डोमेन है वो है कमोडिटी स्पेस, एंड इसका जो को डोमेन है, इसकी जो रेंज आ रही है, दैट इज सम रियल नंबर. बिकॉज यूटिलिटी कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, कैन बी जीरो एज वेल. So that's how this utility function works. It picks up elements from the commodity space and then assign a value to them based on the utility function. Is it fine? Okay. Noted? डोमेन और रेंज वाला पार्ट मैं फिर से बता देता हूँ. यूटिलिटी फंक्शन कहाँ से पॉइंट पिकअप कर रहा है? यहां से, विच इज द कमोडिटी स्पेस. सो दैट्स योर डोमेन. ठीक है. एक फंक्शन डोमेन से पॉइंट्स पिकअप करता है एंड देन दे असाइन इट अ वैल्यू. और वो वैल्यू कहाँ हो सकती है? इट कैन बी एनी रियल नंबर. ओके. सो अगर यहां पर होता आपके पास 2.5 और 3, तो आपको टोटल मिल जाता 5.5. तो वो यहां भी जा सकता था. ठीक है. सो इट कैन टेक एनी रियल वैल्यू.
सो इसका डोमेन है ऑल द एलिमेंट्स इन द कमोडिटी स्पेस, कोई भी आप एक्स वाई कॉम्बिनेशन पिकअप कर सकते हो। एंड देन आप उसे एक यूटिलिटी वैल्यू असाइन करोगे, और वो यूटिलिटी वैल्यू एक रियल नंबर है। ठीक है, इट कैन बी एनी ऑफ दीज, इट कैन बी एनी ऑफ दीज। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट। जब आप ड्रॉ कर रहे हो यूटिलिटी फंक्शन, नोटिस दैट अगर आप ड्रॉ कर रहे हो फॉर टू गुड्स या टू कमोडिटीज, if you're drawing it for two commodities, so actually it will be a three-dimensional figure. Okay, and what are these dimensions? One dimension is for x, आप quantity of x को plot करोगे. One dimension is for y, you'll be plotting the values of y, and lastly you need utility, right? So there are three dimensions for a utility function. Okay, so how your plot, how your graph will look like? Something like this. Here you have x, here you have y, and here on the third axis you have utility u, right? तो अगर आपके पास इसी को प्लॉट करें, 2,1, अगर आपके पास x है लेट से 2, y है लेट से 1, तो ये है x और y का कॉम्बिनेशन दैट इज गिविंग यू यूटिलिटी लेवल ऑफ 3। तो दिस इज 2,1,3, इस फॉर्म में लिखा हुआ है, दिस इज x, y, यूटिलिटी। ठीक है, सो दैट्स हाउ योर 3D फिगर, द यूटिलिटी फंक्शन विल एक्चुअली लुक लाइक। ठीक है, इट इज एक्चुअली अ 3D फिगर। ओके, यूटिलिटी फंक्शन। बट what we do is we draw something called indifference curve। okay, तो सिमिलरली लेट्स से अगर y2 होता, x1 होता, तो इनका टोटल भी 3 आता, राइट? 2,1 से यूटिलिटी कितनी मिल रही है? 3, बिकॉज फंक्शन है x प्लस वाई। 1,2 से भी कितनी मिलेगी? यू विल गेट 3। 1,5, 1,5 से कितनी मिलेगी? अगेन 3। 0,3 से कितनी मिलेगी? अगेन 3। ओके, तो ये कोई यूनिक कॉम्बिनेशन नहीं जिससे आपको 3 की यूटिलिटी मिल रही है। तो ऐसे जितने भी कॉम्बिनेशंस हैं जिनसे आपको सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी मिल रही है, तो उन सब का लोकस, उन सब के कॉम्बिनेशंस को जब आप टुगेदर लेकर आते हैं, उसे हम कहते हैं इनडिफरेंस कर्व। ठीक है, मेन पॉइंट इज अंडरस्टैंड द डिफरेंस। यूटिलिटी फंक्शन इज नॉट अ 2D फिगर, इट इज अ 3D फिगर। दैट्स पॉइंट नंबर 1, ये आपको समझना है। ठीक है, एंड देन नेक्स्ट पॉइंट इज इनडिफरेंस कर्व। नेक्स्ट पॉइंट इज इन डिफरेंस कर्व, द मेन थिंग जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं आईसी। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड आईसी। बट टिल देन, इज इट फाइन? यहां तक बात क्लियर है? इज द यूटिलिटी फंक्शन थिंग क्लियर दैट इट इज अ 3D फिगर? ओके, सो यूटिलिटी फंक्शन और इनडिफरेंस कर्व अलग अलग चीजें, डोंट कंफ्यूज देम। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इनडिफरेंस कर्व। सिंबल समझना जरूरी है, ध्यान से सुनना। आईसी किसी यूटिलिटी फंक्शन यू के लिए फॉर सम यू बार, किसी कांस्टेंट लेवल ऑफ यूटिलिटी के लिए। ठीक है, दिस इज द इंडिफरेंस कर्व फॉर सम यूटिलिटी फंक्शन u bar is level of utility, so it can be 2, 3, 4, 0, -1, anything। ठीक है, दिस इज लेवल ऑफ यूटिलिटी। ऊपर बार का मतलब होता है कांस्टेंट है। ओके, सो व्हाट डज इट टेल यू? इट गिव्स यू ऑल कॉम्बिनेशंस ऑफ एक्स एंड वाई। कहां पर? कमोडिटी स्पेस में।
all combinations of x and y in the commodity space such that this utility function is giving you some constant level of utility u bar. ओके, जब मैं इसे नंबर्स में लेकर जाऊंगा आपको और क्लियर हो जाएगा, बट सिंबल समझना जरूरी है. वाई? बिकॉज एग्जाम में वो आपको कभी कभी सिंबल्स में चीजें छोड़ देंगे एंड देन इफ यू नॉट बी एबल टू रीड इट देन आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे. तो समझना जरूरी है. ठीक है, समझते हैं. ये क्या है? एक्स कोमा वाई, दिस इज दी सेट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स. आप क्या क्या कंज्यूम कर सकते हो, सारे एक्स और वाई के कॉम्बिनेशंस. ओके, दिस इज द सेट ऑफ कॉम्बिनेशंस, सेट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, या फिर बेसिकली ये कंजम्पशन सेट ही, जो 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 आप कंज्यूम कर सकते हो. ओके, कंज्यूम कर सकते हो. दिस सिंबल मीन्स बिलोंग्स टू, यू नो दैट, R2 प्लस, बिकॉज क्वांटिटीज है तो R2 प्लस का सिंबल यूज होगा. ये सब हम बात कर चुके हैं. दिस सिंबल इज फॉर सच दैट, सच दैट, अब यहां ध्यान से देखो, सच दैट यूटिलिटी फंक्शन प्रोवाइड्स सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन या यूटिलिटी, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन और यूटिलिटी. ठीक है, वो सारे कॉम्बिनेशन एक्स और वाई के विच आर गिविंग यू सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी, उन्हें हम कहते हैं, उसको उन सबको एक साथ प्लॉट करके हम कहते हैं इनडिफरेंस कर्व. ठीक है, सी दिस 2,1 क्या दे रहा है? यूटिलिटी 3. 1,2 गिविंग यू 3. 1.5 1.5 दिस इज गिविंग यू 3. ओके, 0,3 गिविंग यू 3. सिमिलरली 3,0 विल ऑल्सो गिव यू यूटिलिटी लेवल ऑफ 3. तो ये सारे कॉम्बिनेशन आर पार्ट ऑफ द आईसी विच इज गिविंग यू यूटिलिटी लेवल ऑफ 3. ओके, सो लेट मी प्लॉट माई फर्स्ट फंक्शन. ठीक है, आफ्टर दैट यहां जो भी लिखा है आपको क्लियर हो जाएगा. इफ देर इज एनी डाउट यहां रोको एंड टेल मी आफ्टर 3 मिनट्स कि आपको क्लियर है कि नहीं. ठीक है, सो यूटिलिटी फंक्शन नंबर 1. ओके, इट डिपेंड्स अपॉन कमोडिटीज एक्स एंड वाई. इट इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y. मे बी आपको ये प्लॉट करना आता है बट फोकस इज नॉट ऑन दैट. फोकस इज ऑन नाउ अंडरस्टैंडिंग दी दिस symbols. Okay, understand that. I want to draw indifference curve. किसका? यूटिलिटी फंक्शन नंबर 1 का. लेट्स से आई वांट टू ड्रॉ इट फॉर 4 लेवल ऑफ यूटिलिटी. बेसिकली यहां पर मैंने यू बार ले लिया है 4 के इक्वल. ठीक है, वहां पर एक सिंबल था यू बार, मैं लेवल ऑफ यूटिलिटी ले रहा हूं 4. फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग इट टू बी 4. तो व्हाट विल इट गिव मी? I will get all the combinations of x and y which are in the commodity space, okay, such that इस फंक्शन से मिलने वाली यूटिलिटी किसके इक्वल होगी? 4 के. ऑल दी दिस यूटिलिटी फंक्शन विल गिव मी 4 लेवल ऑफ यूटिलिटी. ठीक है, so simply I need to plot this x plus 2y equal to 4. Okay, so here I have x, here I have y. x प्लस 2y इक्वल टू 4 प्लॉट करना है. व्हाट यू डू इज नॉर्मली ऐसे लीनियर फंक्शन के लिए आप इंटरसेप्ट निकाल लेते हो, राइट? आप y को जब जीरो रखोगे यू विल गेट x इक्वल टू 4. जब आप x को जीरो रखोगे आपको मिलेगा 2y इक्वल टू 4 विच विल गिव यू y इक्वल टू 2. तो हम प्लॉट करेंगे 4,0. लेट्स से दिस इज x इज 4 हियर, y2 which is let's say here, and we'll be joining them. So this is the line for x plus 2y equal to 4. तो ये क्या बता रहे हैं आप? दिस इज अ इंडिफरेंस कर्व जिसके ऊपर वो सारे x और y के कॉम्बिनेशन है, ऑल एक्स वाई कॉम्बिनेशन. नोटिस दैट इट इज इन दी कॉमोडिटी स्पेस. ओके, सच दैट जो टोटल आएगा यूटिलिटी वो आपको मिलेगी 4. ठीक है, नाउ सपोज आपको यूटिलिटी चाहिए 6. तो आपका जो कर्व आएगा, अगर आपको चाहिए यूटिलिटी 6 तो दैट मीन्स यू नीड x प्लस 2y इक्वल टू 6. ओके, तो यहां पर इंटरसेप्ट क्या आएंगे? एक हो जाएगा x इक्वल टू 3 का, सॉरी, लेट मी शो यू, x y. सो व्हेन y 0
x will be 6, and when x is 0, y is 3. So 6 is here, 3 is here, and if I join them, should be parallel like this. Let's say 6 is here. Okay. So notice that जब आपकी यूटिलिटी इंक्रीज हुई है, तब आप यू आर मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन विच इज द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन. तो इसे हम कहते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रेफरेंस. आप ऊपर वाले पॉइंट्स को ज्यादा प्रेफर कर रहे हो. ओके. दिस इज द आईसी ऑफ यूटिलिटी फंक्शन नंबर 1, 4 लेवल ऑफ यूटिलिटी के लिए. दिस इज द आईसी फॉर यूटिलिटी फंक्शन नंबर 1, 6 लेवल ऑफ यूटिलिटी के लिए. You can clearly see that higher level of utility ka IC is on the higher side. Okay. So, which is what we call direction of preference. Okay. जो कि कौन सी है? In this case, it is northeast. नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आपकी यूटिलिटी इंक्रीज होती है. ठीक है. So this is what we call direction of preference. Okay. I hope it is clear now. ठीक है. क्या बना रहे हैं हम? इंडिफरेंस कर्व. टर्मिनोलॉजीज एक बार मैं समराइज कर दूं आपके लिए. इंडिफरेंस कर्व बना रहे, जो कि आपको क्या बता रहा है? ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स वाई, कहां पर? इन द कमोडिटी स्पेस, सच दैट द यूटिलिटी दैट यू आर गेटिंग फ्रॉम दिस यूटिलिटी फंक्शन इज इक्वल टू सम कांस्टेंट. तो एक बार हमने वो कांस्टेंट लिया है 4, एंड वी हैव टेकन वन टाइम टू बी 6. हायर लेवल ऑफ यूटिलिटी का आईसी इज अबव. ओके. तो डायरेक्शन ऑफ प्रेफरेंस क्या हुई? नॉर्थ ईस्ट. क्यों हुई नॉर्थ ईस्ट? बिकॉज this direction is south, this direction is north, this is south. Okay. This is east, this is west. So this here is north east. ठीक है. तो आईसीज जो है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में यूटिलिटी इंक्रीज होती हुई जा रही है. तो दिस इज व्हाट वी कॉल डायरेक्शन ऑफ प्रेफरेंस. ओके. हो सकता है, एंड सिमिलरली जो डायरेक्शन ऑफ, जो अपोजिट डायरेक्शन है वो क्या हुई? दैट विल बी साउथ वेस्ट. अगर यूटिलिटी इंक्रीज करनी है इस यूटिलिटी फंक्शन के लिए, यू हैव टू मूव टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन. अगर आपको यूटिलिटी कम करनी है, देन यू नीड टू मूव टुवर्ड्स साउथ वेस्ट डायरेक्शन. ओके. इज इट फाइन? ऐसे ही नहीं कर रहे, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ओके. थ्योरेटिकल क्वेश्चंस का पार्ट. ओके. Let me introduce the next utility function for you. Utility function number 2, xy, is minimum of x comma 2y. ओके. इसे समझेंगे. एक बार मैं आपको फिर से, एक बार आप भी ड्रॉ करो. लेट्स से अगर मुझे इसे 4 लेवल ऑफ यूटिलिटी के लिए बनाना है, तो सिंबल्स क्या यूज होंगे? एक बार आप वो भी लिखो, मैं भी लिखता हूँ. ठीक है. आई नीड टू ड्रॉ आईसी. किसके लिए? यूटिलिटी फंक्शन नंबर 2 के लिए. एंड आई नीड टू ड्रॉ इट फॉर लेट्स से 4 लेवल ऑफ यूटिलिटी. सो क्या मिलेगा मुझे यहां पर? आई विल गेट ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई विच आर इन द commodity space. Okay. Such that this utility function will give me 4 level of utility. ठीक है. आई गेस आपको ये करेक्ट मिला है. ओके. यू गॉट द सिंबल्स राइट. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस यूटिलिटी फंक्शन. तो मे बी आपने, अगर आपने पढ़ा हुआ है पहले, तो आपने याद कर रखा हो. आई वॉन्ट टू गिव यू द एग्जैक्ट इंट्यूशन, आई वॉन्ट टू गिव यू द एग्जैक्ट मैथमेटिकल रीजनिंग कि ये कैसे बनता है. ओके. वाई? बिकॉज अगर आपने याद किया हुआ है कोई एक, तो फिर आप आगे नहीं बना पाओगे. ठीक है. सिर्फ याद करने से बात नहीं बनेगी, समझना पड़ेगा. ठीक है. सो अगर आपने सिर्फ ये याद कर लिया है, समझा नहीं है, तो फिर ये नहीं बन पाएगा.
ये नहीं बन पाएगा, ठीक है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। तो पहली बार से ही समझ कर चलेंगे तो बेटर रहेगा। ओके, गुड, लेट्स डू इट। तो सबसे पहले फंक्शन को समझते हैं। दिस मिन इज फॉर मिनिमम, ये आपको मिनिमम की बात कर रहा है। तो थिंग्स लाइक मिनिमम ऑफ 2 and 3 क्या होगा? सो ऑब्वियसली मिनिमम ऑफ देम इज 2। व्हाट अबाउट minimum of 4 and 1? Obviously, that is 1. What about minimum of 0 and 2? Minimum होगा 2. And lastly, what about minimum of 1 and 1? दोनों same है तो obviously minimum will remain the same. Okay, which is 1. So this is minimum function. ठीक है? Okay. So इसे plot करने के लिए I'm gonna teach you something called piecewise strategy. ठीक है, ये ध्यान से समझना, इसे हम कॉन्टिन्यूअसली आगे तक यूज करते हुए जाएंगे। ओके, दिस इज गोना बी द लास्ट यूटिलिटी फंक्शन फॉर टुडे, एंड विल बी डूइंग दिस यूजिंग पीस वाइज स्ट्रेटेजी। ओके, एक एक पीस पिकअप करेंगे एंड देन विल प्लॉट इट। फंक्शन है मिनिमम ऑफ एक्स कॉमा 2y इक्वल टू 4। ठीक है, फर्स्ट पीस हियर इज x, so I'll be plotting x equal to 4. Second piece here is 2y. I'll be plotting 2y equal to 4। ये दो पीस है यहां पर। ठीक है, so let's plot them. So here we have x on the x-axis. Here we have y on the y-axis. x equal to 4 कहां पर होगा? 1, 2, 3, 4. So x equal to 4 will look like this, right? You'll be getting a vertical line for x equal to 4. What about 2y equal to 4? Well, 2y अगर 4 है तो y will be exactly equal to 4 by 2, which is just 2. So अगर y1 यहाँ पर है, let's say 2 यहाँ पर है, then y equal to 2 will look like this. This is for y equal to 2, या फिर कहें बेटर रहेगा लिखेंगे हम इसे 2y equal to 4, बिकॉज यहाँ भी वही लिखा हुआ है, एक ही बात है वैसे। ठीक है, नाउ वी नीड टू सी ये चीज सेटिस्फाई कहाँ कहाँ पर हो रही है। जैसे हमने यहाँ निकाला था कि मिनिमम ऑफ 2, 3 2 है, मिनिमम 4, 1 1 है, तो ये चीजें हमें यहाँ पर चेक करनी है। कैसे चेक करेंगे वो मैं आपको सिखा रहा हूँ पीस वाइज स्ट्रेटेजी में। ओके, तो आई बी पिकिंग अप डिफरेंट रीजन्स। लेट्स से ये पॉइंट है यहाँ पर ए, विच इज रिप्रेजेंटिंग दिस पीस। ठीक है, लेट्स से दिस पॉइंट हियर इज बी, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है इन सारे पॉइंट्स को। ठीक है, बिकॉज उन सब की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो फीचर्स है, वो सेम है। Okay, let's say this point here is C, which is representing all these points. This point here is D, which is representing all these points, and finally this point is E. एक एक करके मैं इन सारे पॉइंट्स को, इन सारे रिप्रेजेंटेशंस को चेक करने वाला हूँ कि कौन सा पीस, कौन सा पार्ट इस फंक्शन को सेटिस्फाई कर रहा है। जो सेटिस्फाई करेगा वो मेरे ग्राफ का पार्ट होगा, जो सेटिस्फाई नहीं करेगा वो मेरे ग्राफ का पार्ट नहीं होगा। आई अंडरस्टैंड कि आपको इजियर वे कुछ पता होगा, बट अगर हमें कॉम्प्लिकेटेड यूटिलिटी फंक्शंस को सॉल्व करना है तो वो आपके इजी तरीके से बनेगा नहीं। ठीक है, अगर हम अभी से इस अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर लेंगे तो आगे काम आएगा, और वो फिर जल्दी होगा। पहली बार सीख रहे हो, टाइम लगेगा, ध्यान देना। ओके, लेट मी शो यू हाउ टू चेक पॉइंट ए। मैं पॉइंट ए चेक करने वाला हूं। क्या चेक करना है मुझे? कि मिनिमम ऑफ एक्स कॉमा 2y, वेदर इट इज कमिंग आउट टू बी 4 और नॉट। ठीक है, लेट मी चेक, ध्यान से देखना आप। मिनिमम ऑफ, यहां पर x की वैल्यू है कितनी? सी, 2y की वैल्यू तो 4 है, राइट? दिस
ए कहां पर है? ए लाइज ऑन दिस ब्लू हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, वहां पर 2y की वैल्यू 4 है, तो वो तो मैंने लिख ली। व्हाट अबाउट एक्स? वी नो दैट एक्स एक्सिस के जो पॉइंट्स होते हैं वो राइट की तरफ इंक्रीज होते हैं। ये जो ए है, इट लाइज टू द लेफ्ट ऑफ 4, राइट? ये 4 से कम होगा, राइट? ये जो ए पॉइंट है इसमें एक्स की जो वैल्यू है वो लेस देन 4 है। ओके, सो इट इज समथिंग लेस देन 4। नाउ टेल मी, 4 और लेस देन 4 का मिनिमम कितना आएगा? क्विकली, 4 और लेस देन 4 का मिनिमम कितना आएगा? गुड, लेस देन 4 ऑब्वियसली। लेट से वो 2 है, अगर मैं मानकर चलूं कि वो 2 ही है, तो 2 और 4 का मिनिमम कितना आएगा? 2, विच इज समथिंग लेस देन 4, राइट? सो दिस इज कमिंग आउट टू बी लेस देन 4। अगर लेस देन 4 है तो ऑब्वियसली 4 नहीं है। हमें क्या चाहिए था? 4। दैट मीन्स दिस पॉइंट इज रिजेक्टेड। ये जो ए पार्ट है यहाँ पर, दिस ए पॉइंट इज नॉट सेटिस्फाइंग मिनिमम फंक्शन इक्वल टू 4, तो दिस इज रिजेक्टेड। ये मेरे ग्राफ का पार्ट नहीं हो सकता। इज इट क्लियर? दिस ए इज नॉट पार्ट ऑफ माई ग्राफ बिकॉज इट इज नॉट सेटिस्फाइंग द मेन फंक्शन। ठीक है, अब एक काम करते हैं, बी पॉइंट को चेक करते हैं। ओके, लेट मी चेक पॉइंट बी। मुझे चेक करना है कि क्या मिनिमम ऑफ एक्स कॉमा 2y इज इट कमिंग आउट टू बी 4 और नॉट। ओके, अगेन बी पॉइंट कहां लाई कर रहा है? बी पॉइंट इज ऑन दिस ब्लू लाइन, ब्लू हॉरिजॉन्टल लाइन, जहां पर 2y ऑलरेडी 4 है, तो उसकी वैल्यू लिख देता हूं मैं। 2y इज ऑलरेडी 4। व्हाट अबाउट x? वेल, दिस b पॉइंट लाइज टू द राइट ऑफ 4, तो इसका मतलब यहां पर जो x की वैल्यू है, यहां पर जो x की वैल्यू है वो मोर देन 4 है। लेट मी राइट लाइक दिस, मोर देन 4। तो विच मीन्स अब इनका मिनिमम कितना आएगा? अब आप मुझे फिर से बताओ, 4 और मोर देन 4 का मिनिमम कितना होगा? 4 और मोर देन 4 का मिनिमम ऑब्वियसली 4, राइट? इट इज इक्वल टू 4, विच मीन्स इस बार सेटिस्फाई हो रहा है, सेटिस्फाई। तो आई विल बी एक्सेप्टिंग पॉइंट बी। ओके, तो मैं पॉइंट बी को एक्सेप्ट कर रहा हूं, दिस विल बी पार्ट ऑफ माई ग्राफ, दिस इज एक्सेप्टेड। ओके, नाउ टेक इट एज अ होमवर्क। ई पॉइंट ऑब्वियस है, यहां पर दोनों चीजें 4 है, राइट? ये दोनों से पास हो रहा है। यहाँ पर 2y भी 4 है, x भी 4 है, तो ई तो पार्ट होगा ग्राफ का। एज एन होमवर्क, यू नीड टू चेक क्या डी पार्ट है इस फंक्शन का या नहीं, क्या सी पार्ट है इस फंक्शन का या नहीं। ठीक है, सो दैट विल गिव यू, आपको आइडिया हो जाएगा पीस वाइज स्ट्रेटेजी यूज कैसे करना है। ओके, यू नीड टू चेक पॉइंट सी एंड यू नीड टू चेक पॉइंट D, whether these will be part of the function or not. Okay, that's your homework. Obviously, we'll be continuing from this point and we'll see कि किस किस का correct था. Okay? So do tell me in the comment section where whether point C and point D will be part of the function or not. ठीक है, C होगा या D होगा? Okay? Just write like this. C आपने accept किया है या reject किया है, and similarly D आपने accept किया है या reject किया है. Okay?